बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन किया था और उसकी कंडीशंस पढ़ी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस पढ़ी थी और उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और लास्ट लेक्चर में हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एज एन एग्जांपल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम कंसीडर करें। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डायग्राम देखी थी। इसमें ये एक बॉडी है, वुडन ब्लॉक है, लेट से इसकी मास m है और इसको हमने स्प्रिंग के एक एंड से अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हमने एक फेम सपोर्ट से अटैच किया है। और ये जो सिस्टम है ये एक स्मूथ सरफेस पे पड़ा हुआ है ताकि जो फ्रिक्शन है वो निग्लेजिबल हो, ना होने के बराबर हो, ज़ीरो हो। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट कंडीशन जो पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या थी कि द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड मस्ट बी एक्टेड अपॉन बाय सम काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें आपने ये डायग्राम बनाने के बाद ये बताना है कि a body of mass m is attached with a spring and is placed on a horizontal surface. Other end of the spring is attached with a firm support and there is no extension in the spring in this state, and the body is in the state of equilibrium, or you can say the body is at mean position. फिलहाल यहाँ पे ये बॉडी जो है, ये स्प्रिंग जो है, ये रेस्ट पोजीशन में है, मीन पोजीशन पे है, और या फिर आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है, व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इस केस में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसके बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और इसको स्ट्रेच करके पॉइंट ए पे लेके आना है। तो ये सेकंड डायग्राम में देखें, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है और उस फोर्स को हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो पोजीशन ए पे आ जाएगी और ए पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। जब हम स्प्रिंग के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर तो उसके सॉलिड मटेरियल जो है उसकी लेंथ या चेंज हो जाती है, या वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या शेप चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो लेंथ चेंज हो रही है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, वो कितनी है, एक्स। बी डायग्राम में मेंशन किया हुआ है नीचे कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज एक्स। और यही जो है ये चेंज इन लेंथ है स्प्रिंग के लिए। तो ये वर्डिंग इसी तरह आपने लिखनी है। इफ नाउ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट एक्स एंड द बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है और स्प्रिंग के अंदर जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है।
तो इसका मतलब जब लास्टिक मटेरियल जितने भी हैं उनके ऊपर हम हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 9th क्लास में हमने हुक्स लॉ पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो अप्लाइड फोर्स है और जो स्ट्रेन है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज directly proportional to the displacement from mean position, or you can say increase in length of the spring। तो ये है हुक्स लॉ। ये थर्ड डायग्राम जो है इसमें जब आप ये बॉडी को रिलीज करेंगे तो ये वापस मीन पोजीशन पे आएगी और नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। मैथमेटिकली हुक्स लॉ को हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये जो ई एक्स टी लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। ई एक्स टी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल, एफ ई एक्स टी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के, एफ इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू के एक्स। और व्हाट इज के हेयर? के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर ये के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। लेट्स डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। The ratio of external force acting on the spring to the increase in length is called spring constant। यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन आ जाएगा। और ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो है ये रिलेशन हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी ओवर एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये रिलेशन ड्राइव किया है के इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी ओवर एक्स। दिस इज रिलेशन फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसे आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो यूनिट है स्प्रिंग कांस्टेंट की वो क्या है? न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो यहाँ से आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। अब ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है और ये हमें क्या बताता है? स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है कि अगर हमने स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है स्प्रिंग के अंदर तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये स्प्रिंग की हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है। तो वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग हैज लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ के। यानी अगर जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा सख्त होगा, हार्ड होगा, मोटा होगा तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसको आप आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए। तो इसलिए सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने कंडीशंस के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स को मेंशन किया था और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। तो लेट्स नाउ डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स दैट ऑलवेज पुशेस और पुल्स द बॉडी बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यानी एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को जब आप रिलीज करते हैं तो वो फोर्स क्या काम करती है, वो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है।
ये असल में स्प्रिंग की फोर्स होती है। स्प्रिंग जो है वो इनर्शिया की वजह से जो है वो वापस बॉडी को पीछे की तरफ खींचता है, मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। तो ये फोर्स क्या काम करती है, बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। If the displacement of the spring from mean position is x, then restoring force according to Hooke's law is given as। अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है स्प्रिंग का वो x है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि हुक्स लॉ क्या है, उसको डिफाइन भी किया है हमने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उसके मुताबिक अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स की अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा एफ आर ई एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 9th क्लास में हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या थी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करना। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि अगर इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो बाकी दोनों साइड भी इक्वल होंगे, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है, तो क्या करेंगे, m को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में कौन सी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे k और m जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। तो अगर हम कांस्टेंट्स को रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए। तो फिर इस इक्वेशन नंबर 5 को हम लिखेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये कंडीशन देखी थी। तो ये इस तरीके से आपने जो है इसको डिराइव करना है। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। हुक्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन और हुक्स लॉ को की मदद से जो हमने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का रिलेशन लिखा है उसे कंपेयर करेंगे, ए का रिलेशन फाइंड करेंगे, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आएगा। फिर यहाँ से के ओवर एम को जो है वो आप रिमूव कर देंगे, तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये क्या हमें बता रही है, व्हाट दिस इक्वेशन टेलिंग अस, दिस इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन शोज दैट it is directed towards mean position. Now let's have a look at the forces acting on the mass attached to the spring. यानी जो बॉडी हमने अटैच की हुई है स्प्रिंग के साथ, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वर्टिकली कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और हॉरिजॉन्टली कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। उसके लिए ये डायग्राम कंसिडर करें। इस डायग्राम में देखें ये रेड एरो से वर्टिकल फोर्सेस को मेंशन किया गया है। तो डाउनवर्ड जो है वो बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है और अपवर्ड जो है वो टेबल का रिएक्शन जो है एन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है।
तो टेबल का रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये एक्शन और रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखें, वेट W ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। इसी तरह अपवर्ड फोर्स कौन सी है, रिएक्शन ऑफ द टेबल, N से रिप्रेजेंट किया हुआ है फिगर में, इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन, तो हम इसमें लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि N इज इक्वल टू माइनस W। माइनस साइन का मतलब क्या है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स होती है जो हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए अप्लाई करते हैं, FEXT से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स राइट। और दूसरी कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F माइनस F रिस्टोरिंग, यानी एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। Now let's see what is the net force acting on the body. मैस जो हमने अटैच की हुई है स्प्रिंग के साथ, उस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है। तो नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनको आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो पिछली स्लाइड में हमने जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो देख ली हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे हम उनका सम ले लेंगे, ऐड कर देंगे उन्हें। F इज इक्वल टू N प्लस माइनस W प्लस एक्सटर्नल फोर्स प्लस माइनस रीस्टोरिंग फोर्स। ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वेट और रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इनको ऐड करने से ये सारी फोर्सेस कैंसल्ड आउट हो जाएंगी और आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि मीन पोजीशन में जो फोर्स है वो 0 है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जब ये बॉडी वाइब्रेट करेगी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह चेंज होगा। तो पहले हम देखते हैं कि एट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन पे क्या होगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन क्यों 0 है, क्योंकि मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, एंड वी नो दैट the acceleration is directly proportional to displacement. So therefore at mean position acceleration is 0. Now let's see what happens at extreme position. At extreme position the displacement of body is maximum, so acceleration is also maximum, but velocity of the body is 0. जब बॉडी मूव करेगी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। व्हेन बॉडी मूव्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन फ्रॉम पॉइंट A to O, its velocity starts increasing but acceleration starts decreasing, and when body moves towards extreme position from point O to A, its velocity starts decreasing but acceleration starts increasing. नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ मैच स्प्रिंग सिस्टम। तो इसका रिलेशन आपने याद रखना है। टाइम पीरियड का रिलेशन है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M ओवर K।
टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है बॉडी को, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो उसका रिलेशन T इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट m ओवर k है। इसकी डेरिवेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपने सिर्फ ये रिलेशन जो है वो याद रखना है। लास्ट कंक्लूजन में आपने लिखना है कि ये हमने प्रूव कर लिया है कि जो बॉडी है मास अटैच टू स्प्रिंग जो है उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसलिए मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स displacement from mean position and is always directed towards mean position. Therefore, we can say that the motion of mass attached to a spring is simple harmonic motion. स्टूडेंट ये होमवर्क नोट कर लें। इसमें ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन है और लास्ट में जो है ए इज प्रोपोर्शनल माइनस है कि ये आपने प्रूव करना है। डिफाइन हुक्स लॉ एंड राइट डाउन इट्स रिलेशन। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट डाउन इट्स यूनिट एंड फार्मूला। डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है कि ये आपने प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चन हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है और उसके बाद ये होमवर्क रिटन फॉर्म में व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।